बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कोई आप लोगों के क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है पिछले लेक्चर्स में से तो पहले वो पूछ लें। जी सरोज, क्वेश्चन पूछें। सर वो जो आपने एग्जांपल करवाई थी ना सेल्स टैक्स की, सर वो उसमें से एक क्वेश्चन था। ये वाली सर वो जेनिंग फैक्ट्री में। जी पूछें। जी सर, इसके अंदर ये जो 34 वाला टैक्स आ रहा था सर, 585 85 माइनस 51, जी जी, तो सर ये 17 नहीं आना चाहिए। हर स्टेप पे 17 आ रहा है, तो इस वाले स्टेप पे ये 34 क्यों आ रहा है जो सप्लायर पे कर रहा है? इस वाले स्टेप पे इसलिए 34 आ रहा है क्योंकि जो सेल्स टैक्स होता है वो आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स होता है। ठीक है, इसका आउटपुट कितना है 85 और इनपुट कितना है, 51। तो इसलिए ये 34 है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, 85 में से 51 माइनस करें तो 34 आएगा। जी सर, लेकिन मतलब 17% रेट होता है ना, तो बाकी सारे में जो था ना वो 17 आ रहा था, रेट तो तो वो मतलब। 17% जी सर। रेट अप्लाई होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। अब इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है, 500 रुपये, तो उस पर 17% नहीं है, 85। जी सर। ठीक है, देखें जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट रखेंगे उतना ही और आउटपुट और इनपुट का गैप होगा ना। ये तो मैंने जी एग्जाम्पल सर। के तौर पर फिगर्स लिए है ना। ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक जो है वो उसका इतना ही मार्जिन हो। मसलन मैंने यहाँ पे लिया था 100 रुपये का, इसका परचेजेस थी और 200 रुपये की बेच दी। अगर ये 200 रुपये की बजाय ये फर्ज किया 190 की बेच देता तो फिर क्या होता। ठीक, इसका 17% होता है। फिर 190 का 17% लेते हैं ना। यस सर। ठीक है, यस सर। सर स्लाइड नंबर 10 कुछ पूछना सर। स्लाइड नंबर 10। जी सर। जी पूछे। सर एक तो मैंने ये कहना था कि सर मुझे टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन नहीं मिल रही थी। टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन नहीं मिली। नहीं सर। टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन सेल्स टैक्स लॉ में मौजूद है। अच्छा, आपकी किताब में हो सकता है से ना हो। एक मिनट ठहर जाओ। टैक्स फ्रॉड, टैक्स टेक्स्ट। आपकी किताब में नहीं है, इसे आप इग्नोर कर दें। ठीक है सर। और सर इस स्लाइड के लास्ट 2 पॉइंट्स बता दें। जी सुनाइए, कौन सा पॉइंट है। सर इसी स्लाइड के लास्ट 2 पॉइंट्स। पढ़ के बताएं, कहाँ से पढ़ रही हैं। For the supply in a tax period, it shall be accounted for in the return for that tax period.
provided that in respect of subclause A, B or C, where any part payment is received for the supply in a tax period, it shall be accounted for in the return for that tax period. In respect of exempt supply, it shall be accounted for in the return for the period during which the exemption is withdrawn from such supply. देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया था ना पार्ट पेमेंट वाला, एक अलग से मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी पार्ट पेमेंट की, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी पार्ट पेमेंट की अगली स्लाइड के ऊपर। Yes, sir. ये एग्जांपल याद है आपको? Yes, sir. ठीक है। तो इसमें जो मैंने बताया था बेसिकली ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर पार्ट्स में पेमेंट हो तो फिर उस पार्ट पेमेंट को कैसे अकाउंट फॉर करना होता है, ठीक ठीक है, है। सही यानी सर। वो पार्ट तो सर पेमेंट होगा रिटर्न वाली तो बात इसी क्या है? तरह से ही अर्लियर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट, ठीक है। और अगर ये टैक्सेबल पीरियड की है तो टैक्सेबल पीरियड में तो इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अगर ये एग्जाम्प्ट पीरियड की है तो फिर एग्जाम्प्ट पीरियड की सूरत में इसको जो है ना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, सही सर। अली इस तरह सोते हुए नहीं कर सकेंगे, आप लेक्चर सुन सकेंगे। अली अदर, अच्छा जी। और क्या क्वेश्चन है सरोश आपका? बस सर, थैंक यू सर। जी किसी का और का कोई क्वेश्चन? वैल्यू ऑफ सप्लाई पे हमने बात की थी। चार्ज ऑफ टैक्स पे भी हमने स्लाइड हो गई है। अच्छा जी, चार्ज ऑफ टैक्स सेक्शन 3। अच्छा अब हम चार्जिंग सेक्शन की तरफ आ जाते हैं और चार्जिंग सेक्शन में ये कहता है कि चार्ज ऑफ टैक्स 17% के रेट से सेल्स टैक्स चार्ज होना है तमाम टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर और इंपोर्ट्स के ऊपर। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर ये है कि वो हायर या लोअर रेट भी आइडेंटिफाई कर सकती है। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने एक सेपरेटली साथ ये भी कहा कि जनाब अगर आप सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, अगर आप सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो 3% फर्दर टैक्स भी आपने चार्ज करना है। और एक SROS 648 डेटेड जुलाई 9 2013 उसमें एक लिस्ट दी गई है कि किन चीज़ों के ऊपर ये फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, प्योर प्रोडक्ट, सेल बाय रिटेलर टू एंड कंज्यूमर, सप्लाई टू एंड कंज्यूमर्स डायरेक्टली, थर्ड शेड्यूल आइटम्स और फिफ्थ शेड्यूल आइटम्स शामिल है। ये जो इसमें लिखा हुआ ना सप्लाई टू एंड कंज्यूमर्स, ये जनरली आपके एग्जाम में आ जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर एंड कंज्यूमर को सप्लाई हो तो फिर ये 3% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसके लिए कल मैंने एक एग्जांपल भी दी थी लेकिन इसको दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। से आपने टेबल है, 200 टेबल्स है, 100 रुपये की बेची, ये पहली वाली एग्जांपल कंटिन्यू हो रही है। 3,400 रुपये आपका आउटपुट टैक्स हो गया और आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आपका टोटल इनपुट टैक्स बन गया 1,500 रुपये, तो आपने पे करना है 1,900 रुपये, ठीक है। फिर आपको इंफॉर्मेशन देता है आउट ऑफ 200 टेबल्स 150 टेबल आपने सेल किए हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ यहीं तक हो, अगर इंफॉर्मेशन सिर्फ यहीं तक हो तो आपने क्या करना है, आपने जो 150 टेबल है उस 150 टेबल के ऊपर 3% एक्स्ट्रा फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ये कहा है
However, out of these 50 tables, 150 tables, 50 tables was sold to end consumers. 150 में से 50 टेबल एंड कंज्यूमर को सेल हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल 200 टेबल थी। 50 रजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुई, 50 ऐसे अनरजिस्टर्ड को सेल हुई जो एंड कंज्यूमर्स थे, और 100 अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुई जो एंड कंज्यूमर नहीं थे। तो जो 100 टेबल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुई जो एंड कंज्यूमर नहीं थे, उनके ऊपर 3% के हिसाब से फर्दर टैक्स चार्ज कर दी जाएगा। तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1900 रुपये, 300 रुपये और 2200 रुपये टोटल टैक्स लायबिलिटी पे होगी। इसको मैंने अलग इसलिए लिखा है कि ये 300 रुपये जो है ये फर्दर टैक्स के, ये हमेशा आप इसके अगेंस्ट कोई इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी, इसको आपने अलग ही रखना है। मेरा ख्याल है यहाँ तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक इसमें से तो पूछ ले, फिर मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूँ। ओके, आउटपुट टैक्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि जनाब हमारे पास आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स है, और असल में एग्जाम में जो आपका न्यूमेरिकल है वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर, इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द घूम रहा होता है। तो इसमें जो मुख्तलिफ डिस्कशन पॉइंट्स है आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के हवाले से, वो बारी बारी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला ये है कि आउटपुट टैक्स, हमने सप्लाई आउटपुट टैक्स में जो एग्जामिनर पहला आपसे पूछता है वो टेस्ट करता है, वो ये टेस्ट करता है आपको पता है कि क्या ये चीज़ सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल है या नहीं है। मसलन आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर की और मैन्युफैक्चर करके इन हाउस इस्तेमाल कर ली, यानी बाहर नहीं भी बेची, तब भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल है। तो एग्जामिनर इस बात को टेस्ट करता है और वो कुछ आपको कहता है कि आपने, जैसे अभी ये मैंने टेबल वाला सवाल किया था, इसमें मैंने वो लिख देता है कि जनाब आपने 200 टेबल सेल की और 50 आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने 200 टेबल बनाई और बना के उसमें से फर्ज किया, वो कहता है 180 टेबल आपने सेल कर दी और 20 टेबल जो है वो आपने प्राइवेट इस्तेमाल में ले गए। तो उस सूरत में आपने उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करना है। इसी तरह फिर वो एग्जांपल में वो कहता है कि फायर इंश्योरेंस क्लेम। अब ये फायर इंश्योरेंस क्लेम जो है, ये फायर इंश्योरेंस क्लेम ये सप्लाई नहीं है, मतलब ये किसी को आपने गुड्स बेची नहीं है, बल्कि ये तो चीज़ें तबाह हो गई और उसके नतीजे में जो क्लेम के पैसे थे वो आपको मिल गए। तो वो कहता है ये सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, फायर इंश्योरेंस क्लेम के पैसे मिलना सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है आउटपुट टैक्स की वर्किंग करते हुए। वैल्यू ऑफ सप्लाई नेक्स्ट है, वो एग्जामिनर जो आपको तंग करता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में करता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर वो आपको मुख्तलिफ प्राइसेस देगा गुड्स की, तो आपने याद रखना है कि किस के ऊपर कौन सा सेल्स टैक्स लगता है। मसलन इंस्टॉलमेंट पर अब आप गुड्स बेच रहे हैं तो आपको मार्कअप के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहे हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होगा, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस इनवॉइस पर लिखी हो और उसका सेल्स टैक्स आइडेंटिफाइड हो, डिस्काउंटेड प्राइस नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक हो। फिर टैक्स रेट है। अब गुड्स के ऊपर टैक्स रेट क्या अप्लाई होगा? नॉर्मल रेट अप्लाई होगा या गुड्स के ऊपर जीरो रेट अप्लाई होगा, या ये गुड्स एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। अब मसलन आपके जो है ना एक्सपोर्ट्स सारी की सारी जीरो रेटेड होती हैं, तो ये आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि जनाब एक्सपोर्ट्स जो है वो जीरो रेटेड सप्लाई है। तो जीरो रेटेड सप्लाई है तो इनके ऊपर सेल्स टैक्स जीरो रेट से चार्ज होगा। एक्सपोर्ट्स की डेफिनेशन जो है, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन हमने, ठीक है, ये एक स्लाइड दरम्यान में मिस हो गई, सॉरी। एक्सपोर्ट जो है ये एक मिस हो गई। जीरो रेटिंग की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जीरो रेटिंग की डेफिनेशन है, ये याद रखना है कि किन किन चीज़ों के ऊपर जीरो रेट से सप्लाई होता है। ये गुड्स अगर एक्सपोर्ट करें तो उनके ऊपर सेल्स टैक्स 0% के हिसाब से चार्ज होता है। जो गुड्स स्पेसिफाइड है फिफ्थ शेड्यूल में उनके ऊपर सेल्स टैक्स 0% के रेट से चार्ज होता है। जो गुड्स सप्लाई होती हैं ऐसी कन्वेंस के ऊपर या ऐसे जैसे एरोप्लेन हो गया या शिप हो गया,
जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो, अगर उसके ऊपर आपको स्टोर्स एंड प्रोविजन सप्लाई करते हैं तो वो भी ज़ीरो रेट से चार्ज होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दूं कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों में टैक्स तो जो है ना वो कोई भी नहीं होता। ज़ीरो रेटेड सप्लाई और टैक्स एग्जेम्प्ट सप्लाई में टैक्स जो है कोई भी नहीं होता, लेकिन ज़ीरो रेटेड सप्लाई को कहते हैं कि ये टैक्सेबल सप्लाई है, सिर्फ टैक्स का रेट 0% हो गया। और एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर भी टैक्स चार्ज नहीं होता, लेकिन उसको जो है ना एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर भी टैक्स चार्ज नहीं होता, लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई और ज़ीरो रेटेड सप्लाई को अलग अलग आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इसलिए कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई वालों को लॉ ने सहूलत दी है कि वो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, और एग्जेम्प्ट सप्लाई वाले इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। मसलन ये अभी पिछली एग्जांपल पे वापस जाते हैं, बल्कि मैं आपको इसकी डिफरेंट एग्जांपल बता देता हूँ। Say for the sake of argument, tables sold 10,000 रुपए की टेबल थी, टेबल सोल्ड लोकल 10,000 रुपए की थी, इंटू 17%, तो ये हो गया 17,000 रुपये। तो ये इसके ऊपर सेल्स टैक्स हो गया 17,000 रुपये। टेबल्स या टेबल्स की बजाय गुड्स सप्लाइड एट a ship proceeding to a destination outside पाकिस्तान, यानी ऐसी कोई शिप जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, उस पर आपने कोई गुड्स सप्लाई की, फर्ज किया वो 10,000 यूनिट्स थे, तो इनके ऊपर क्या है 0% रेट से सेल्स टैक्स चार्ज होगा, और सेल्स टैक्स कितना हो जाएगा 0। फिर वो कहता है गुड्स, फॉर एग्जांपल वीट सप्लाई। अच्छा, अब ये वीट का मुझे पता है कि ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, लेकिन आपको ये एग्जाम में एग्जाम सप्लाई की ये जो 6th शेड्यूल है, या इसको ये याद रख लें 6th शेड्यूल आइटम्स सप्लाइड 10,000, इसकी क्या लिखते हैं ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स। जो आइटम 6th शेड्यूल में लिखी हुई हैं वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। जबकि गुड सप्लाइड, अब ये जीरो रेटेड क्या है एक्सपोर्ट 5th शेड्यूल आइटम्स, और गुड्स सप्लाइड एट अ शिप, इनमें से कोई भी चीज लिखी हो तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 0%। अब फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि से इनपुट टैक्स आपके पास है 12,000 रुपए का, तो आप क्या करेंगे, आउटपुट 17,000 माइनस इनपुट 12,000 रुपए इज इक्वल टू 5,000 रुपए पे टू गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। जब ये एक्सपोर्ट होगा तो सिर्फ आउटपुट इज इक्वल टू 0, इनपुट इज इक्वल टू से 12,000 रुपए। तो ये जो ऑल इनपुट बिकम्स रिफंड, जितना भी इनपुट है वो सारे का सारा आपके पास क्या बन जाएगा, वो रिफंड बन जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई में जो आपके पास इनपुट टैक्स होता है वो क्या बन जाता है, रिफंड बन जाता है। जबकि एग्जेम्प्ट सप्लाई की सूरत में नो इनपुट टैक्स इज अलाउड, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अगेंस्ट कोई इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता, सो नो रिफंड। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के अगेंस्ट कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो आपने अपने एग्जाम में ये देखना ज़रूरी है आउटपुट टैक्स के अंदर कि भाई ये सप्लाईज जो हैं, ये सप्लाईज
एग्जाम्ड सप्लाईज हैं, ये सप्लाईज जीरो रेटेड सप्लाई हैं, या ये सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है। ठीक है, जनरली ऑल सप्लाईज आपके एग्जाम में सप्लाई के आगे ये आपको जीरो रेटेड अगर सप्लाई होगी तो लिखा होगा कि ये एक्सपोर्ट है, या वो फिफ्थ शेड्यूल की आइटम होगी, या वो लिखा होगा कि गुड्स सप्लाइड। तो जीरो रेटेड को आइडेंटिफाई करना तो आसान है। ठीक है, अब टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट में कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है। तो जो एग्जाम्प्ट है उसके बारे में लॉ ने खुद ही, वो एग्जामिनर आपको खुद ही लिख के देगा कि ये एग्जाम्प्ट है, क्योंकि उसकी बहुत लंबी लिस्ट है एग्जाम्प्ट सप्लाईज की, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब में दी भी नहीं हुई। तो एग्जाम्प्ट सप्लाईज का एग्जामिनर ने खुद लिखा होगा। तो जिस सप्लाई के साथ एग्जाम्प्ट सप्लाई ना लिखा हो वो आपने अज्यूम कर लेना है कि वो नॉर्मल रेट के ऊपर 17% से चार्ज हो जाए। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे रेट ऑफ टैक्स को। तो एग्जामिनर क्या क्या मसले क्रिएट करता है? पहला मसला क्रिएट करता है कि जनाब ये सप्लाई है या नहीं है। दूसरा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होनी चाहिए जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हो। मसलन वो कह देता है आपने गुड्स इंपोर्ट की और आपने 100 रुपए की खरीदी, जबकि कस्टम अथॉरिटी ने उसका रेट जो डिटरमिन किया वो 150 रुपये डिटरमिन किया है। तो फिर आपने, और उसके अंदर कस्टम ड्यूटी इतनी पे की है, सेटल एक्साइज ड्यूटी इतनी पे की है, तो आपने क्या करना है, आपने जो गुड्स की परचेज प्राइस है इंपोर्टेड गुड्स की वो इग्नोर कर देनी है, और जो कस्टम अथॉरिटीज ने वैल्यू ली है उस वैल्यू के अंदर कस्टम ड्यूटी और सेटल एक्साइज ड्यूटी ऐड करके तो उसके ऊपर आपने सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है। तीसरा मसला टैक्स रेट का, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कौन सी एग्जाम सप्लाई है, कौन सी जीरो रेटेड सप्लाई है, कौन सी टैक्सेबल सप्लाई है। अच्छा, फिर टैक्सेबल सप्लाई में मजीद आपने ये याद रखना है जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि जनाब इसमें से कौन सी टैक्सेबल सप्लाई ऐसी है जिसके ऊपर 3% एक्स्ट्रा टैक्स भी चार्ज हो रहा है, फर्दर टैक्स भी चार्ज हो रहा है। 3% फर्दर टैक्स जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर 3% फर्दर टैक्स चार्ज होगा। लेकिन अगर यही सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, ये एसआरओ जो है ये आपकी किताब में गिवन है, ये आपने याद रखना है इसकी आइटम्स को। आखिर में अपॉर्चनमेंट ऑफ सप्लाईज, यानी ये इनपुट में हम ज़्यादा डिटेल से जाके पढ़ेंगे। यही आपने जो ऊपर मैंने बात की थी कि जनाब सप्लाईज जो है ये जीरो रेटेड सप्लाई हैं, या ये एग्जाम सप्लाई है, या ये टैक्सेबल सप्लाई है, और टैक्सेबल सप्लाई में रजिस्टर्ड को है या अनरजिस्टर्ड को है। तो रजिस्टर्ड को होंगी तो नॉर्मल 17% चार्ज होगा, अनरजिस्टर्ड को होगी तो उसके ऊपर जो रेट चार्ज होगा वो 17% और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज होगा। फिर इसमें एडजस्टमेंट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स की बात करता है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स जो है इसको इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल जो है मैं आपको करा देता हूँ। वैसे ये विद होल्डिंग टैक्स आपके कोर्स में उस तरह डिटेल से नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा से आउटपुट टैक्स आपका 17,000 रुपये। ठीक है, अब आपके पास जो ये आउटपुट टैक्स है इसका मतलब है आपने लोगों को गुड्स बेची है और वो आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, आपने लोगों को गुड्स बेची हैं और वो आपको पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करते हुए विद होल्डिंग रूल्स हैं, और लोग क्या, एज पर लॉ द पेयर विल डिडक्ट, पेयर डिडक्ट्स एज पर लॉ, इसको ये भी कह सकते हैं एज पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग रूल्स, the payer deducts sales tax at the rate of 20% of the value of amount of sales tax। तो पेयर क्या करेगा, वो आपके जो आपने सेल्स टैक्स चार्ज किया है उसमें से 20% काट लेता है। 17,000 का 20% बनता है 3,400 रुपये। तो अब क्या होगा, जब आप आउटपुट टैक्स की और इनपुट टैक्स की वर्किंग करेंगे तो आउटपुट टैक्स आप लिखेंगे 17,000 रुपये,
तो इसमें से इनपुट टैक्स आप माइनस करेंगे, से आपके पास है 12,000 रुपये, और फिर लिखेंगे टैक्स विदहेल्ड बाय पेयर एट द रेट ऑफ 20%। और फिर टैक्स पेएबल या रिफंडेबल 15,400 हो गया, तो ये हो गया 1,600 रुपये का टैक्स पेएबल बन जाएगा। तो इस तरह आपने विदहोल्डिंग टैक्स की एडजस्टमेंट, अगर कोई टैक्स विदहोल्ड हुआ है तो उसकी एडजस्टमेंट भी आपने इनपुट टैक्स के तौर पर कर लेनी है। हाउएवर ये विदहोल्डिंग टैक्स वाला आपके लेवल पे कम आता है। यूजुअली ये विदहोल्डिंग टैक्स का जो है ना, ये मॉड्यूल एफ के लेवल के ऊपर आता है। कोई क्वेश्चन है किसी का विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर? जी क्वेश्चन पूछे। सर जी समझ नहीं आ रही कि विदहोल्डिंग एजेंट क्या है, और सर ये 20% क्यों डिडक्शन कर रहे हैं? जी दोबारा पूछे, सॉरी आपकी आवाज़ सही तरह नहीं आई। सर एक तो ये समझ नहीं आ रही कि विद होल्डिंग एजेंट क्या है, और सर सेकंडली ये नहीं समझ आ रही कि 20% क्यों डिडक्ट कर रहे हैं। विदहोल्डिंग एजेंट वो शख्स है जिसको गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब आपने पेमेंट करते हुए टैक्स विदहोल्ड करना है। अब वो विदहोल्डिंग एजेंट की एक डेफिनेशन है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन विदहोल्डिंग एजेंट है, लेकिन वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये समझ लें कि कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने विदहोल्डिंग एजेंट बनाया है, और वो जब पेमेंट करते हैं तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स विदहोल्ड कर लेते हैं, और वो जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो कितनी है, ये 20% है। ये पेयर है, वो उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि जब आप पेमेंट करते हुए टैक्स विद होल्ड कर लेंगे। तो अब होता क्या है कि मैंने सेल्स टैक्स चार्ज किया 17,000 रुपये, और मैंने कलेक्ट करके तो गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने साथ जिस बंदे ने मुझे पे करना था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि 20% तुम जमा करवाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने चार्ज किया 17,000 रुपये, लेकिन उसमें से 3,400 रुपये तो उसी बंदे ने काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिए। तो इसको अब मैंने फिर बाकी 80% पे करना है ना, मैंने अब पूरा तो नहीं पे करना, ठीक है। यस जैसे सर। आप इसको इस तरह से समझें कि आपने, जब आप लोग दुकान पे शॉपिंग करने जाते हैं, आपने फर्ज किया कोई कपड़े खरीदे, तो आप तो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप जो कपड़े खरीदते हैं उसके ऊपर जितना सेल्स टैक्स होता है वो सारे का सारा सेल्स टैक्स आप उसको दुकानदार को पे कर देते हैं, और फिर दुकानदार वो सारे का सारा सेल्स टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा देता है। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं, यूजुअली कंपनीज कंपनीज को गवर्नमेंट ने कहा कि आपने जब पेमेंट करनी है, आप अगर फर्ज किया कोई कपड़े खरीदे, टेबल खरीदे, कुर्सियां खरीदे, मेज़ें खरीदे, कोई चीज़ खरीदे, तो आपने पूरी की पूरी पेमेंट जो है ना वो देनी नहीं है सेल्स टैक्स की। आपने उसे 80% देने हैं और 20% गवर्नमेंट को जमा करवा देने हैं। तो अब सेलर क्या करेगा, सेलर ने चार्ज तो किए थे, आउटपुट टैक्स कितना बना था, 17% के हिसाब से 17,000 रुपये, लेकिन वो कहेगा जनाब 3,400 रुपये तो बायर ने पहले ही जो है वो, सॉरी 3,400 रुपये मेरे जो पेयर है उसने पहले ही काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिए, जो एक्चुअली बायर था। तो मैं फिर बाकी रिमेनिंग पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करूंगा, ठीक है। सही है, मतलब सर बेसिकली ये है कि विदहोल्डिंग एजेंट जो है 80% अमाउंट सेलर को देगा, और जो बाकी 20% वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे जी देगा गवर्नमेंट को। टैक्स की जो अमाउंट। ठीक, सही है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, सर मैंने पूछना था कि अगर हम लोग एग्जेम्प्ट सप्लाईज को एक्सपोर्ट करें हैं तो उस केस में टैक्स चार्ज होगा कि नहीं? एक्सपोर्ट हमेशा जीरो रेटेड होती है। ठीक है, और एग्जेम्प्ट सप्लाईज के केस में भी? हाँ जी, एग्जाम सप्लाईज जो है ना वो तो लोकल सप्लाईज है ना, लोकल सप्लाईज एग्जाम होती है, एक्सपोर्ट हमेशा जीरो रेटेड होती है। ठीक है सर, और एक और बात, जो विद होल्डिंग टैक्स है ये 20% पे ही चार्ज होगा हमेशा? विदहोल्डिंग टैक्स के थोड़े से रेट्स फ़र्क हैं, लेकिन जनरली 20% होता है, तो इसलिए आप 20% याद रखें। ठीक है, थैंक यू सर।
जी क्वेश्चन पूछें। सर ये जो जीरो रेटेड जो सप्लाईज हैं और ये एग्जाम्प्ट जो हैं सर, इसमें तो वैसे इतना कोई फर्क नहीं है, एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, तो नहीं, इन दोनों को डिफरेंशिएट क्यों किया हुआ है सर? दोनों का एंड रिजल्ट सेम नहीं है। जिन सप्लाईज को जीरो रेट किया गया है उनके अगेंस्ट इनपुट टैक्स का रिफंड मिलता है, ठीक है। जी अब जी। वो जब मैं यानी उसके जो मैं परचेजेस करता हूँ उस पर जो मुझे सेल्स टैक्स चार्ज होता है, उस सेल्स टैक्स का मुझे रिफंड मिल जाता है। तो रिफंड मिलना तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है गवर्नमेंट से, जबकि एग्जाम सप्लाई के अगेंस्ट मुझे रिफंड नहीं मिलता। इसका मतलब है जिस सप्लाई को गवर्नमेंट जीरो रेट करती है उस सप्लायर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है, उसको एक्चुअली प्रमोट कर रही है। क्योंकि एक्सपोर्ट वाले गवर्नमेंट को जरिए मुबादला कमा के देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि अच्छा तुम एक्सपोर्ट करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, रिफंड मिलेगा। सही, लेकिन सर वो उससे पहले पेमेंट भी तो करते हैं ना, मतलब फायदा तो कुछ नहीं हुआ इस तरह इससे का। फायदा नहीं हुआ। मतलब देखें सर, सप्लायर की उसमें बात कर रहा हूँ, सप्लायर के एंड पे कोई इतना खास फायदा तो नहीं हुआ। अब एग्जेम्पशन की केस में तो चले इनपुट टैक्स, मतलब इन एग्जेम्पशन की केस में इनपुट टैक्स है ही नहीं, तो इस केस में अगर है भी तो रिफंड हो रहा है, तो सर वो फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा इन दोनों में। फर्क कैसे नजर नहीं आ रहा, इसको देखे ना। आपके ख्याल में फर्क क्यों नहीं है, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। ये अगर फर्ज किया ये जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। जी सर। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब ये हुआ, जीरो रेटेड सप्लाई है तो आउटपुट टैक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो हो गया बिल्कुल। टैक्स रिफंडेबल कितना हो गया, 12,000। 12,000। क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई थी तो जितना इनपुट टैक्स था वो क्या हो गया मेरे लिए, रिफंड। रिफंडेबल हो गया। ठीक है। और अगर ये एग्जाम सप्लाई हो तो इनपुट टैक्स कितना हो गया, जीरो। जीरो हो गया ना। इसका मतलब है रिफंड कितने हुए, जीरो। तो 12,000 रुपए का रिफंड मिलना और जीरो रिफंड मिलना कोई फर्क नहीं है। लेकिन सर एग्जाम्पशन के केस में इसने इनपुट टैक्स पे किया। भाई वो तो अच्छा। आता है, वो हाँ, कलेक्ट किया है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया हूँ सर, सही है सही है सही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये तो हमने पिछली स्लाइड पे देख लिया। अगला फिक्स एसेट्स में आपने याद रखना है कि फिक्स एसेट्स की सूरत में आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होता। इस स्लाइड में लंबी बात लिखी हुई है, लेकिन आपने आसानी के लिए आप याद रखें कि जब भी आपके एग्जाम में फिक्स एसेट्स का जिक्र आएगा तो उनके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होता, अनलेस के वो फिक्स एसेट्स आपने एज ए स्टॉक इन ट्रेड खरीदे हो। मसलन मसलन आपने गाड़ियां खरीदी और गाड़ियों का आप कारोबार करते हैं, ठीक है। तो गाड़ियां आपके लिए क्या हो जाएगी, स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगी। तो अब अगर आप गाड़ी बेचेंगे एज ए स्टॉक इन ट्रेड, आपने रखा हुआ है, गाड़ियों के खरीदो फरोख्त करते हैं, तो फिर गाड़ी बेचने के ऊपर आपने सेल्स टैक्स चार्ज करना है। लेकिन अगर आपने गाड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे दफ्तर में होती है यूजुअली, एक आध गाड़ी है किसी एम्प्लॉय को दी हुई है, तो अब वो स्टॉक एंड ट्रेड तो नहीं है, क्योंकि उसका कारोबार नहीं है फिक्स एसेट्स खरीदने बेचने का। तो फिर उस सूरत में उस गाड़ी के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर एसेट्स एज ए स्टॉक इन ट्रेड खरीदे जाए, एज ए स्टॉक इन ट्रेड खरीद के बेचे जाए, तो उनके ऊपर आप आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं, अदरवाइज वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाते हैं। सिर्फ दो आपने याद रखने हैं, कौन से, एक प्लांट एंड मशीनरी एंड फिजिकल कैश रजिस्टर। ये भी एक मशीन ही होती है, जैसे आपने दुकानों में लगी हुई देखी होगी, वो जो एक कैश की ना ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें सारा कैश काउंटिंग वगैरह होती है। तो इन दो चीजों के ऊपर अगर बेचेंगे तो इनके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज होता है।
कि फिक्स एसेट में याद रखें ना किसी फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स मिलता है और ना फिक्स एसेट के ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज होता है। ना किसी फिक्स एसेट को परचेज करे तो इनपुट टैक्स मिलता है और ना किसी फिक्स एसेट को सेल करे तो उसके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज होता है, अनलेस कि वो फिक्स एसेट आपने स्टॉक एंड ट्रेड के तौर पर परचेज किया हो और बेच रहे हो। अगर स्टॉक एंड ट्रेड के तौर पर खरीदेंगे तो इनपुट टैक्स भी मिलेगा और फिर जब आप उससे सेल करेंगे तो आउटपुट टैक्स भी चार्ज होगा। अदरवाइज ना उसके खरीदने के ऊपर आप जो सेल्स टैक्स पे करते हैं उसका इनपुट मिलता है, ना बेचने के ऊपर आप कोई आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे। हाउएवर प्लांट एंड मशीनरी और फिजिकल कैश रजिस्टर ये दो आइटम ऐसी हैं जिनके ऊपर हमेशा इनपुट टैक्स में मिलता है, चाहे स्टॉक एंड ट्रेड हो या फिक्स एसेट के तौर पर खरीदें, और फिर इनको बेचेंगे तो सेल्स टैक्स भी इनके ऊपर चार्ज करेंगे। जी सर इन जी सर इनपुट टैक्स मिलता है क्या? मतलब हमने इनपुट टैक्स देना होता है ना? इनपुट टैक्स मिलता इस तरह से है कि जब आप अपने रिटर्न बनाते हैं ना तो रिटर्न में आप आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट ये इनपुट टैक्स माइनस कर रहे हैं ना, यस सर। ठीक है। ये आपने क्या किया था, आपने पे तो कर दिया था उस पार्टी को जिसने आपसे कलेक्ट किया है। जब आपने चीज परचेज की तो आपने उस पार्टी को तो पे कर दिया, लेकिन आपको बाद में इसकी एडजस्टमेंट मिल रही है ना आउटपुट के अगेंस्ट, यस सर। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट आपको मिलेगी अगर अगर लॉ अलाउ करेगा। तो अगर लॉ अलाउ नहीं कर रहा तो फिर ये एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती। जैसे एग्जेम्प्ट सप्लाई में हमने देखा कि वहां पर एडजस्टमेंट नहीं मिल रही, आल्दो आप पे कर रहे हैं। जैसे आप लोग, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, आप जब होटल में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, तो होटल में जब आप खाना खाने जाते हैं तो आप उसको, होटल वाले को खाने की भी पेमेंट करते हैं और उसको सेल्स टैक्स की भी पेमेंट करते हैं। लेकिन क्या उस खाने के बिल के ऊपर जो आपको सेल्स टैक्स चार्ज होता है आप गवर्नमेंट से उसे क्लेम कर सकते हैं? गवर्नमेंट से उसकी नहीं एडजस्टमेंट ले सर। सकते हैं? नहीं ले सकते। नहीं सर। तो नहीं ले सकते, इसका मतलब है आपको इनपुट टैक्स नहीं मिल रहा, वो सेल्स टैक्स आपकी कॉस्ट में चला गया। और अगर आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो फिर क्या है कि वो आपको उसको मैं कह रहा हूँ कि वो आपको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट मिल रही है। क्लियर हो गया? ठीक है। और सर जी सर, और सर जो वो आउटपुट टैक्स है वो हमने पे, वो भी रिसीव हो रहा होता है आउटपुट इस टैक्स केस आपने में? लोगों से रिसीव किया होता है ना, ये इसीलिए देखें, इसीलिए मैंने उस टाइम कहा था कि इस बेसिक एग्जांपल को आप समझ लें। अभी ये सलमान को भी कंफ्यूजन हुई थी, इसलिए मैं दोबारा जो है ना इस एग्जांपल के पास आपको लेके जाता हूँ कि आउटपुट और इनपुट है क्या। एक दफ़ा मैं इसे रिपीट करता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। देखें आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स है क्या। आउटपुट टैक्स है जब आप गुड्स बेचते हैं, ठीक है। अब ये 200 टेबल बेची 20,000 रुपए की, इस 20,000 रुपए के ऊपर आप 17% के रेट से 3,400 रुपए का सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे लोगों को। तो जब आप टेबल बेचेंगे तो आप लोगों को कहेंगे जनाब ये 23,400 रुपए मुझे दे दो। तो जब आप 23,400 रुपए लोगों से लेंगे तो 20,000 रुपए आपके हैं और 3,000 रुपए का 400 रुपए का आपने आउटपुट टैक्स लोगों से इकट्ठा किया, ठीक है। अगर आपके पास कोई इनपुट टैक्स मौजूद नहीं है, इस फर्ज किया ये सारी आइटम्स जो है ना कोई इनपुट टैक्स नहीं है, तो आपने क्या करना है, ये 3,400 कलेक्ट किया और 3,400 एज इट इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जमा करवा दी। तो ये है आपका आउटपुट टैक्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आपने गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन अगर आपकी परचेजेस हैं जिनके ऊपर लोगों ने आपको सेल्स टैक्स चार्ज किया और आपने उन लोगों को दे दिया, मसलन आपने पेंट परचेज किया, पेंट का डब्बा था 10 यूनिट थे 200 रुपए के, 2,000 रुपए का आपने खरीदा और उसने उस 2,000 रुपए के ऊपर 340 रुपए का आपको सेल्स टैक्स चार्ज किया। तो आपने पार्टी को कितनी पेमेंट की, 2,340 रुपए की पेंट वाले को पेमेंट की। अब पेंट वाला क्या करेगा, पेंट वाला 2,000 रुपए अपने पास रखेगा और 340 रुपए गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो आप गवर्नमेंट से कहेंगे कि जनाब देखें मैंने 340 रुपए ऑलरेडी पेंट वाले को दिए और पेंट वाले ने आपको दे दिए,
तो इस 340 रुपए को जो मैंने पेंट वाले के जरिए आप तक पहुंचे, ये आपका कहलाता है इनपुट टैक्स। यानी जो आप परचेजेस के ऊपर सेल्स टैक्स आप पार्टीज को दे रहे होते हैं, वो आपके लिए क्या बन जाता है, इनपुट टैक्स बन जाता है। और लॉ आपको अलाउ करता है कि आप इस आउटपुट टैक्स में से इस इनपुट टैक्स को माइनस करें और रिमेनिंग पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कर दें। यही फिनोमेना मैंने आपको बिल्कुल शुरू में आपको मैंने सप्लाई चेन जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो उसमें यही बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, इस सप्लाई चेन में क्या हो रहा है, इस सप्लाई चेन के अंदर पहले फार्मर क्या कर रहा है, 100 रुपए की कॉटन बेचता है और 100 रुपए के ऊपर 17 रुपए का सेल्स टैक्स चार्ज करता है। तो उसने 117 रुपए लिए, लेकिन 17 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए, तो ये फार्मर के लिए क्या हो गया, ये आउटपुट टैक्स हो गया। ठीक है, ये जो आउटपुट टैक्स है जिनिंग वाले ने जो परचेजेस की थी 100 रुपए की, जिनिंग वाले के लिए क्या बन गया, ये इनपुट टैक्स बन गया। अब जिनिंग वाला जब बेचेगा तो वो 34 रुपीज चार्ज करेगा, जो जिनिंग वाले के लिए क्या है, आउटपुट टैक्स, और 17 रुपीज का उसके पास इनपुट टैक्स है। तो 34 में से 17 माइनस करेगा और वो रिमेनिंग गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये तो मैंने इसीलिए शुरू में आपको कहा था कि पहले इस बेस को समझें कि आउटपुट टैक्स क्या चीज़ है, इनपुट टैक्स क्या चीज़ है, उनकी एडजस्टमेंट कैसे हो रही है। तो आपके क्वेश्चंस जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपने बेस को समझने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अभी कोई क्वेश्चन है दोबारा इस बेस के ऊपर तो फिर मुझसे पूछ लें कि आउटपुट टैक्स क्या है और इनपुट टैक्स क्या है। अदरवाइज तो ये सारा आपके सर के ऊपर से ऐसे ही गुजर जाएगा जैसे अब तक गुजर रहा है। तो क्वेश्चन है इसके ऊपर, आउटपुट और इनपुट समझ में आया है कि आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है और इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है। ओके, अच्छा जी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जनाब जो आउटपुट टैक्स है फिक्स एसेट्स के ऊपर, फिक्स एसेट्स की ना आपको इनपुट टैक्स मिलता है और ना ही जब आप फिक्स एसेट सेल करते हैं तो उसके ऊपर आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं, अनलेस के आपने स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर उन्हें खरीदा हो और फिर बेच रहे हो। तो स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर जो चीज़ें खरीदते हैं उसका इनपुट टैक्स भी मिलता है और जब उसे बेचते हैं तो उसका आउटपुट टैक्स भी चार्ज करते हैं। इसके अलावा दो फिक्स एसेट्स ऐसे हैं, प्लांट एंड मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर, कि जिनका हमेशा इनपुट टैक्स भी मिलता है चाहे स्टॉक इन ट्रेड खरीदो या अदरवाइज खरीदे हो। और फिजिकल कैश रजिस्टर जो है उसका भी हमेशा आपको इनपुट टैक्स भी मिलता है और आप उसके ऊपर जब बेचते हैं तो आउटपुट टैक्स भी चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टैक्स। अब ये तो थे मसाइल एग्जामिनर जो आपके पास आउटपुट टैक्स में क्रिएट करता है सवाल के अंदर। अब इनपुट टैक्स की कैलकुलेशन में भी मसाइल है, हमने सवाल कैसे सॉल्व करना है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। हमारा सवाल कैसे आता है, ये जो यहाँ पर मैंने एग्जांपल सॉल्व की थी ना, इस तरह आपका क्वेश्चन आता है। आपको आउटपुट टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, आपको परचेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, और आपने आउटपुट और इनपुट कैलकुलेट करके तो नेट जो सेल्स टैक्स है वो पेबल या रिफंडेबल निकालना होता है। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स में एग्जामिनर के मसाइल आपको बता दिए। इनपुट टैक्स में मसाइल क्या होते हैं, अब इनपुट टैक्स में लॉ ये कहता है रजिस्टर्ड पर्सन टू हैव सेल्स टैक्स इनवॉइस इशूड इन हिज नेम फॉर गुड्स रिसीव्ड। अगर वो लोकल गुड्स परचेज करता है तो उसके पास सेल्स टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल्स टैक्स इनवॉइस कौन देगा, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदूंगा तो मेरे पास सेल्स टैक्स इनवॉइस होगी। बाज़ औक़ात एग्जामिनर लिख देता है कि आपने एग्जाम्प्ट गुड्स खरीदी हैं तो एग्जाम्प्ट गुड्स की सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं होगी। फिर एग्जामिनर लिख देता है कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी आपको सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं देगा। और बाज़ औक़ात वो लिख देता है सेल्स टैक्स इनवॉइस आपसे गुम हो गई है। तो इन तीनों में से कोई भी बात लिखी हो तो इसका मतलब है आपके पास सेल्स टैक्स का प्रूफ ही नहीं है। अगर इनवॉइस ना हो, अगर आपके पास इनवॉइस ना हो तो आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को आगे वाली में इस एग्जांपल को एक एग्जांपल इसके साथ आपको करा देता हूँ। से 10,000 goods
10 रुपए की आपने परचेज की तो ये हो गई 1 लाख रुपया, सॉरी सेल, सेल्स 10,000 की, इसके ऊपर 17% के हिसाब से आपने चार्ज किया तो ये 17,000 रुपए का, ये क्या हो गया आउटपुट टैक्स। ठीक है, अब परचेजेस, परचेजेस आपने की फर्ज किया 8,000 रुपए की, उसका रेट भी 10 रुपए का था, 80,000 रुपए, 80,000 रुपए के ऊपर 80,000। इसकी पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं, सारी आपकी परचेज है टोटल 80,000। 80,000 में एग्जामिनर क्या कहता है, परचेजेस ऑफ ₹30,000 आउट ऑफ 80,000 या आउट ऑफ 8,000, परचेजेस ऑफ 3,000 यूनिट्स वर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपने 8,000 गुड्स खरीदी और उसमें से 3,000 की आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी। 1,000 further 1,000 units purchased in auction but treasury challan is not available. Further 1,000 units were imported but bill of entry was issued in the name of another person. अब वो कहता है, यानी आपने, वो आपको इसी तरह से एग्जाम में इंफॉर्मेशन देता है कि आपने 8,000 यूनिट्स परचेज किए, 1,000 यूनिट आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किए। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किए तो इसका मतलब है अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल्स टैक्स इनवॉइस आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, तो जब वो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर सकता तो आपके पास इनवॉइस भी नहीं है। फिर उसने 1,000 यूनिट कहता है परचेज किया आपने ऑक्शन के अंदर, लेकिन उसका ट्रेजरी चालान नहीं है आपके पास। तो अगर ट्रेजरी चालान नहीं है तो लॉ ये कहता है कि अगर ट्रेजरी चालान ना हो, गुड्स आपने ऑक्शन में खरीदी है और आपके पास ट्रेजरी चालान नहीं है तो उसका भी इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए तो कहता है बिल ऑफ एंट्री आपके नाम में होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये 8,000 गुड्स में से 3,000 गुड्स का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ऑल रिमेनिंग गुड्स purchased from registered person and sales tax invoice, या यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो, या तो वो स्पेसिफिकली लिख देगा कि सेल्स टैक्स इनवॉइस मौजूद है, या कुछ भी ना लिखा हो तो अभी आप एज्यूम करेंगे कि सेल्स टैक्स इनवॉइस आपके पास मौजूद है। तो आपका इनपुट टैक्स कितना बनेगा, इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए इज इक्वल टू 50,000 रुपए इंटू 17%, ये बन जाएगा 8,500 रुपए। ठीक है, फिर फर्ज किया वो आपको साथ कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इंक्लूड्स इनपुट इंक्लूड्स सेल्स टैक्स ऑफ ₹500 रुपये। तो टोटल इनपुट टैक्स आपके पास कितना बन जाएगा, 9,000 रुपये। आउटपुट नेट आउटपुट टैक्स या टैक्स पेबल, ये कितना बन जाएगा, 17,000 माइनस 9,000 रुपये इज इक्वल टू 8,000 रुपये। तो इस तरह से आपके पास एग्जामिनर जो है वो सवाल में इंफॉर्मेशन आपको देता है
आप आउटपुट टैक्स वर्कआउट करते हैं और उसी आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट आप इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करते हैं और आखिर में ये आपने जवाब निकालना होता है। तो आपके पास पहली इंफॉर्मेशन अभी इनपुट टैक्स के हवाले से प्रॉब्लम क्या आया है जो एग्जामिनर पूछता है, आपके पास अगर सेल्स टैक्स इनवॉइस नहीं है, गुड्स इंफॉर्मेशन, अगर आपने गुड्स परचेज किए ऑप्शन में और आपके पास ट्रेजरी चालान नहीं है, अगर आपने इंपोर्ट गुड्स किए हैं लेकिन बिल ऑफ एंट्री आपके नाम पे नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों का इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। तो लुबेलुआब क्या हुआ कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ज़रूरी है कि आपने परचेजेस की है, आपने इंपोर्ट की है, आपने ऑक्शन में गुड्स खरीदी है, अदरवाइज इनपुट टैक्स आपको नहीं मिल सकता। ये वाला पॉइंट समझ में आया इनपुट टैक्स का? तो क्वेश्चन है किसी का? ओके, नेक्स्ट समझे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके पास कि आपने इनपुट टैक्स फर्ज किया, आपने एक सप्लाई ली और उसका इनपुट टैक्स क्लेम होने से रह गया, ठीक है? तो वो कहता है कि आप अगर फर्ज किया पिछले महीनों में कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया था तो आप उसको अभी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स का क्लेम हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा फर्दर एलाबोरेट करता हूँ। से आउटपुट टैक्स है 10,000 यूनिट्स इंटू 10 रुपये इज इक्वल टू 1,00,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 17%। आउटपुट टैक्स हो गया आपके पास 17,000 रुपये। इनपुट परचेजेस फर्स्ट किया, वो कहता है 5,000 यूनिट्स हैं परचेजेस ऑल फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। परचेजेस 5,000 यूनिट्स है 10, तो ये कितने की परचेजेस हो गई? 50,000 रुपये की। फिर परचेजेस में ये है से इन्फो अबाउट जुलाई 2020 से परचेजेस मेड इन अप्रैल 2020 1,000 यूनिट at the rate of rupees 10, but inadvertently no input tax was claimed in the tax return of April 2000। फिर ये फर्दर इंफॉर्मेशन करता है से परचेजेस मेड इन दिसंबर 2019 1,000 रुपये, बट इनएडवर्टेंटली नो इनपुट टैक्स वाज क्लेम्ड इन द रिटर्न ऑफ अप्रैल। अब क्या होगा? टोटल जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे टोटल आउटपुट टैक्स कितना है? 17,000 रुपये। इनपुट करंट मंथ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 17%, 8,500 रुपये। इनपुट अप्रैल 2020। अब ये अप्रैल लास्ट 6 मंथ्स के अंदर कवर होता है, तो इसका इनपुट टैक्स 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, 170 रुपये। इनपुट दिसंबर 2019 नॉट क्लेम, क्योंकि ये 6 महीने से पुराना हो गया। टैक्स पेबल कितना आ गया? 17,000 माइनस 8,500 माइनस 170 रुपये, फिर हो जाएगा 8,330 रुपये। तो इस तरह एग्जामिनर आपको इसके हवाले से इंफॉर्मेशन देता है कि जनाब ये आपके पास कुछ इनपुट टैक्स क्लेम होने से रह गया था, तो आपने क्या करना है?
आपने ये देखना है कि अगर ये विद इन 6 मंथ्स है तो उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर लेंगे, और अगर 6 महीने से पुराना है तो उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इनपुट टैक्स जो है वो फॉर पर्पस अदर देन टैक्सेबल सप्लाई। अब इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको फर्ज किया वही इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज कर, से एप परचेजेस मेड ऑल फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 5,000 रुपये और 10 रुपए की। ठीक है। आउट ऑफ 5,000 यूनिट्स 1,000 यूनिट्स वर यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस। अब उसने 1,000 जो यूनिट खरीदे थे फर्ज किया, उसमें से 5,000 में से 1,000 यूनिट पर्सनल पर्पज के इस्तेमाल कर। तो अब क्या होगा, अब जो इसको आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स मिलेगा वो 4,000 यूनिट्स के ऊपर मिलेगा, 40,000 रुपए के ऊपर, जो उसने पर्सनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि यहाँ पर लॉ क्या कहता है, इनपुट टैक्स ऑन गुड्स यूज्ड फॉर एनी पर्पस other than for taxable supplies made or to be made is not allowed as adjustment against output tax। यानी अगर आपने गुड्स जाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर ली तो उसका इनपुट टैक्स आपको नहीं मिलेगा। मसलन आपके घर का बिजली का बिल है तो उसका इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये हो जाएगा 6,000, तो 800। 6,800 का मतलब है कि ये आपके पास पेबल कितना हो जाएगा, 17,000 माइनस 6,800 माइनस 170 रुपये। तो ये अब आपके पास 10,030 रुपये का पेबल आया। तो ये इनपुट टैक्स के मुख्तलिफ मसाइल थे। मेरे ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर कल आगे मजीद इनपुट टैक्स पर डिस्कशन करेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? जी मेरे क्वेश्चन पूछे। वालेकुम सर। सर ये जो हम लोगों ने इनपुट किया हुआ है अप्रैल में 2020 पे, सर इसमें जो 170 टैक्स है ये किस तरह निकाला है? एक मिनट होल्ड कीजिए। जी दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। सर ये जो इनपुट अप्रैल में हुआ है, इनपुट टैक्स लिया है हम लोगों ने 170 का, जो अप्रैल की वो परचेजेस की थी, सर ये 170 कैसे आया है? 170 कैसे आया? यस देखिए सर। आपने 1,000 रुपए की परचेजेस की थी, ठीक है, यस सर। और सॉरी 1,000 यूनिट थे, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपये। ये 1,700 होना चाहिए था, मैं इसको चेंज कर। सर ये 17% के रेट पे इस पे भी किया हाँ जी टैक्स, 17% के रेट पे। तो सर जो दिसंबर में किए उसके लिए क्यों नहीं किया उसका इनपुट टैक्स? वो क्योंकि वो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर कवर नहीं हो रहा ना। देखें यही तो शुरू में क्या लिखा हुआ है, वेयर इनपुट टैक्स नॉट क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई इट कैन बी क्लेम इन एनी ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग टैक्स पीरियड। यानी आप लास्ट 6 मंथ्स का क्लेम कर सकते हैं, उससे पुराना क्लेम नहीं कर सकते। अब दिसंबर जो है वो 6 महीने से पुराना हो गया, इसलिए उसका क्लेम नहीं हो रहा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।